एक कोई भी मेडिसिन मत दो और सिर्फ स्नेहोपक दो, तो भी आपको बहुत मतलब 40 to 50% आपको पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। मतलब पेशेंट सामने से आके बोलेगा कि हाँ मुझे इसमें बहुत बदलाव दिख रहा है। जैसे लास्ट टाइम भी मतलब ये सब चीज़ें क्यों कोरिलेट हो रही है, क्योंकि चरक वाग्भट इसके सिवा हम मतलब अधूरे हैं थायराइड के लिए भी। तो जैसे सर ने कहा कि वात व्याधि में जो सारे तेल आए हैं, जो सारे तेल बताए, वो सारे योनि दोष, योनि व्यापद में आते हैं। तो इसी आनुषंगिक हमारे जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने कहा कि लॉस ऑफ लिबिडो और थायराइड के आगे चल के जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो है इनफर्टिलिटी। वो प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, या हैबिचुअल मिसकैरेजेस हो सकते हैं। ऐसे सारे कंडीशंस में अगर आप योनि पिचू, योनि धावन के साथ अगर योनि पिचू यूज़ करते हो, कोई भी तेल हो, जैसे कि सहचर हो जिसमें बहुत बार मतलब रिकरेंट यूटीआई के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो उनमें भी आप त्रिफला का योनि धावन, त्रिफला और निशा का योनि धावन दे सकते हो। और साथ ही में अगर सहचर तेल का पिचू दोगे तो यूटीआई की कंडीशन में भी आपको बहुत ज़्यादा और अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसे सारी चीज़ें जो है ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आ सकती है। इसीलिए आपने कोई भी वैद्य हो उनके पास आप क्लिनिक ज्वाइन करो, और शुरू से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आने लगेगा। जैसे पढ़ाई कैसे करना है, संहिता कैसे पढ़नी है, सर ने बताया, तो आगे चल के अगर ये संहिता आप पढ़ते हो और साइड बाय साइड क्लिनिक भी देख रहे हो, तो आपको दोनों का मेल जो है ना वो अच्छी तरीके से मिल जाएगा और आपको एक नई दिशा मिल रही है। तो हम पहले थायराइड से शुरू करते हैं। पहले मॉडर्न का एस्पेक्ट भी हम सीख लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, फिजिशियंस को, मतलब जो आयुर्वेद से एलोपैथी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मॉडर्न के भी बहुत सारे जो जनरल प्रैक्टिशनर है, उनको हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में ही ये नहीं डिफरेंस महसूस नहीं होता है, या उनको पता ही नहीं चलता किसको हाइपर बोलना है और किसको नहीं बोलना है। ये हमारे फैकल्टी के लोगों के ड्रॉबैक्स है। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब पहले हम ऐसा बोलते हैं कि पहले अपने में कुछ खामियां हैं वो पहले ढूंढ लो, उसको सुधार लो, फिर दूसरों की तरफ उंगली दिखाओ। तो मॉडर्न वाले या एलोपैथी वाले आयुर्वेद वालों को इतना कम क्यों जानते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे भी इतने सिली मिस्टेक्स करते हैं। मतलब हाइपो है और आप हाइपर थायराइड डायग्नोस करोगे, तो ये गलत है। लास्ट टाइम मैं मुंबई के ओपीडी में गई थी, वहाँ पे एक हाइपर थायराइड के पेशेंट आए थे। मतलब सिम्टम्स सारे उसके हाइपर थायराइड के थे, रिपोर्ट भी उसका हाइपर थायराइड का था, और उनका एक घर के पास प्रैक्टिस करने वाले एमबीबीएस डॉक्टर, और उन्होंने उसको मेडिसिन दिए थे 25 mcg, जो कि हाइपोथायराइड में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिली मिस्टेक सिर्फ हम ही नहीं करते, मॉडर्न वाले भी करते हैं, लेकिन उनको बोलने के लिए जगह हम देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बेसिक से शुरू से देखते हैं। तो थायराइड क्या है? तो एंडोक्राइन सिस्टम का एक ग्लैंड है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो आने वाले ग्लैंड्स है वो है पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड एंड टेस्टिस, एंड फीमेल में ओरिस। जो कि ये सारी चीज़ें जो है हमारे सारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से हमें अफेक्ट करती है। हमारा जो थायराइड क्लिनिक का अगर लोगो आप देख रहे हो, तो थायराइड इट्स नॉट अ जस्ट नेम, इट्स एक्रोनिम। सो T स्टैंड्स फॉर थायराइड, H फॉर हाइपरटेंशन, Y फॉर योगा, क्योंकि हम जब आयुर्वेद के माध्यम से देखते हैं तो हम होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। मतलब आयुर्वेद में हमें अष्टांग योग भी पढ़ाया है। तो योगा इज स्टैंड फॉर योगा, R फॉर रोमैटिक डिसऑर्डर, O फॉर ओबेसिटी, I फॉर इनफर्टिलिटी एंड D फॉर डायबिटीज। मतलब ये सारे जो है ये इंटर कनेक्टेड है। थायराइड अगर किसी को हो जाता है तो उसको डायबिटीज होने के चांसेस 3 times मोर देन नॉर्मल वन। तो इनफर्टिलिटी अगर आप देखते हो तो जिसको थायराइड है उनमें उन ऐसे कपल्स में अगर देखेंगे तो उनको इनफर्टिलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है।
तो उनमें क्या होता है कि लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, या ड्राइनेस की वजह से भी बहुत बार स्पर्मिसाइडल एक्शन होती है, वाइट डिस्चार्ज रहता है। तो ऐसे सारी चीज़ों के कारण भी हमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी दिखाई देती है। हमें बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान दो, मतलब वाइट डिस्चार्ज है, पीएच अगर बिगड़ा हुआ है, तो भी आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लिनिकली देखनी चाहिए। नेक्स्ट, तो ये सारे डिसऑर्डर्स है, मैं इनमें ज़्यादा डीप नहीं जाती हूँ। नेक्स्ट, और इसमें पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ये भी अलग से आने वाली कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट, अभी हम लीडिंग वाले जो 3 डिसीजेस हैं उसमें से तो थायराइड और पीसीओएस के बारे में हम अभी जान लेंगे। डायबिटीज़ भी उन्हीं में से एक है जो अभी मतलब हॉट टॉपिक हम बोलेंगे कि जो बहुत ज़्यादा लोगों में दिखाई दे रहा है। तो जैसे डायबिटीज़ है वैसे ही आजकल थायराइड भी दिखाई दे रहा है। मतलब ये हार्मोनल इम्बैलेंस की जो डिसीजेस है ना, इनका मान लो कि एक पेंडेमिक चल रहा है कि 10 में से ना 6-7 लेडीज़ में, महिलाओं में थायराइड मिलेगा, या पीसीओएस मिलेगा, या डायबिटीज़ भी मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको इतने प्रिविलेंस में दिखाई दे। नेक्स्ट, अभी इसी में हमारा एक ये है, क्या है, हाँ, ये पीसीओएस का जो मैंने बताया कि पेंडेमिक जैसे चल रहा है, तो थायराइड भी है और पीसीओएस भी है, दोनों भी इसी ग्रुप में आ रहे हैं। तो 1 in 5 इंडियन वुमेन सफर्स फ्रॉम पीसीओएस। और ये पीसीओएस ऐसा नहीं है कि मतलब 20 साल के बाद, 25 साल के बाद भी दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मतलब ऐसे कई सारे पेशेंट हमने देखे हैं कि 10-11 साल के बच्ची को भी पीसीओएस डिटेक्ट होता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मैच्योरिटी जल्दी आ रही है, प्यूबर्टी जल्दी आ रही है, 9-10 साल के बच्चों में मेंसेस शुरू हो रहे हैं, मेनर्की दिख रहे हैं। तो ऐसे में अगर कुछ भी बदलाव दिखाई देता है तो यूएसजी से पता चलता है कि ये क्यों हो रहा है। तो ऐसे में 10-11 साल के बच्चों में भी पीसीओएस बहुत मात्रा में अभी दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव फैक्टर्स इन थायराइड एंड पीसीओएस। थायराइड एंड पीसीओएस में पॉजिटिव फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? तो लो D3 लो होने में बहुत सारे चीज़ें हैं। मतलब ये दोनों जो डिसीजेस है इसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। मतलब हमारा जो सोने का, उठने का समय है वो बहुत गलत है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि लेट नाइट तक आप टीवी, मोबाइल, कुछ भी ओटीटी कुछ भी चलता रहता है या गेम चलती रहती है, लेट नाइट सोना, फिर सुबह लेट उठना। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, सनलाइट से जो विटामिन डी आपको नेचुरली मिल रहा है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो विटामिन डी कम पड़ रहा है तो आपको कैल्शियम की कमी हो रही है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो उससे क्या हो रहा है कि बोन डेंसिटी कम हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्पाइनल डिसऑर्डर्स जैसे बीमारियां सामने आ रही है। मतलब 25-26 साल की उम्र में आपको बल्जेस डिटेक्ट हो रहे हैं, डिस्क बल्ज डिटेक्ट हो रहे हैं, स्पॉन्डिलाइटिस जैसे चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर बैड लाइफस्टाइल। तो ये एक है। फिर यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स, जो हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं वो भी एक कारण है। सर्टन मेडिकेशंस जैसे हम हार्मोनल पिल्स या कुछ ले रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव फैक्टर में जाते हैं। लैक ऑफ स्लीप की कमी होने की वजह से, जैसे निद्रा जो है वो द्रव स्तंभ में जो बताया है उसमें निद्रा का भी एक रोल है। तो निद्रा जिसको ठीक से नहीं हो रही है तो उनमें सारे, मतलब सिर्फ थायराइड या पीसीओएस ही नहीं, तो दुनिया भर की सारी डिसीजेस होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। हाई स्ट्रेस एंड पुअर ब्रीदिंग, स्ट्रेस फैक्टर अभी किसी को नहीं है। मतलब छोटे स्कूल जाते हुए बच्चे को भी देखिए, उसको भी स्ट्रेस है, और बूढ़े लोगों तक देखें तो सबको स्ट्रेस।
तो ये स्ट्रेस फैक्टर आपको कुछ हद तक कम करना चाहिए। और वो क्यों कैसे कम करते हैं, तो हमारे पास योग और प्राणायाम जैसे बहुत अमूल्य चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल करना हम भूल गए हैं शायद। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हर एक आदमी ना अपने जितने श्वास या उसको जितने क्या बोलेंगे ब्रीदिंग काउंट्स जितने दिए हैं उतने दिन तक वो सरवाइव करता है, लाइवली रहता है। जब उसके वो काउंट खत्म हो जाते हैं वो मर जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ कितनी लेंदी करनी है, हमें कितने लॉन्ग लाइफ जीना है। तो हम ब्रीदिंग के ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं देते। मतलब जो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारी सांस चल रही है इसलिए हम जिंदा है, हमारी सांस बंद हो गई तो हम मर जाएंगे। लेकिन हम इसी चीज़ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। अगर हम प्राणायाम की तरफ देखेंगे, प्राणायाम के अनुलोम विलोम या जो श्वास को कंट्रोल करना, ये अगर हम सीख जाए, ये कला अगर हम सीख जाए तो डेफिनेटली हमारी बहुत सारी कंप्लेंट्स या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हम डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे मुझे पता है कि गोइटर वाले एक बंदी थी, लेकिन वो योगा प्रैक्टिस भी करती थी। तो उनको प्राणायाम और योगासन ही सिर्फ बताया था, मेडिकेशन थोड़े दिन तक ही दिया था। तो उनका गोइटर इतना था, बिल्कुल मतलब नाक के बराबर उसका साइज हो गया। तो ये करना चाहिए, ये अगर आप डेडिकेटली करते हो तो ही आपको फर्क महसूस होता है। जैसे कि भ्रामरी हो, कपालभाति हो, भ्रामरी इसमें ज़्यादा फायदेमंद होता है और शीतली प्राणायाम भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। लीकी गट जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो है ही, थायराइड, सो मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब पहले तो हम ऐसा कहते हैं, मतलब आचार्य ऐसे कहते हैं आयुर्वेद में कि जिसकी गृहिणी अच्छी है उसका आरोग्य अच्छा है, हेल्दी रहता है वो पर्सन। और जिसकी गृहिणी अच्छी है उसका घर अच्छा रहता है, मतलब गृहिणी मतलब वाइफ। तो ये इतना इम्पोर्टेंस अगर गृहिणी को दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो बिगड़ गई तो हम कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन से गुजर सकते हैं। तो सारे कॉम्प्लिकेशन है, मतलब साइकोलॉजिकल सारे फैक्टर्स, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, एंजाइटी, पल्पिटेशन, थकान ज़्यादा आना, थोड़ा काम करने से भी बहुत ज़्यादा थक जाना, आलस आना, कोई किसी काम में उत्साह नहीं रहना, ये सारी चीज़ें। फिर हेयर फॉल रहेगा, आपके बॉडी पेन रहेगा, नींद पूरी होने के बावजूद आपको अच्छा फील नहीं महसूस होगा, या हमेशा ड्राउजी फील करना, जो एनर्जी आप पहले लगाते थे अब नहीं लगा पा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको इसी में दिखाई देंगी। फिर आता है हाई लेवल ऑफ एनवायरमेंटल टॉक्सिक। हमें पता है कि हम पेस्टिसाइड्स मतलब सभी में एडल्ट्रेशन है, नमक से लेके सब में, मिल्क हो, वेजिटेबल्स हो, सब में ये है एडल्ट्रेशन से, पेस्टिसाइड्स से, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करती हैं। अभी ये सिम्टम्स जैसे मैंने अभी बताया, उसमें से बहुत सारे सिम्टम हाइपर और हाइपो में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। सिर्फ कुछ हाईलाइटिंग डिफरेंसेस मैं बताती हूँ। हाइपोथायराइड में वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अनकंट्रोल्ड वेट गेन रहता है। इवन दो आप पूरा प्रॉपर डाइट वगैरह सारा फॉलो करते हो फिर भी आपका वजन कंट्रोल नहीं आता है विद एलोपैथी मेडिसिन। हाइपर में आपका वजन जो है, पेशेंट का वजन जो है वो ड्रास्टिकली कम होने लगता है। जैसे अभी लास्ट में सर ने बताया कि 52 इयर्स की लेडी हाइपरथायराइड की और वेट सिर्फ 28 kg, तो इतना वेट लॉस हो सकता है। 15 से 20 किलो तक वेट लॉस हमने देखे हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली वेट लॉस ये क्यों होता है? तो हाइपोथायराइड में जो हार्मोन्स है T3 और T4, इसकी कमी होने के चलते मेटाबॉलिक रेट उनका कम होने लगता है, तो इसलिए एक तरफा वजन बढ़ जाता है। और हाइपर में क्या होता है कि उनका सिक्रेशन इतना ज़्यादा होता है, इतना ओवर एक्टिव हो जाते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म भी रैपिड होने लगता है। और ऐसे में पेशेंट खाता तो है लेकिन उसको रिस्टोर नहीं कर पाता, या शरीर उसके
कुछ जो इसेंशियल थिंग्स है वो एब्जॉर्ब करने में अक्षम रहता है। तो इसी वजह से बहुत बार उनको टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, बहुत बार पतले दस्त हो जाते हैं या स्टिकी मोशंस होते हैं, या खाने के तुरंत बाद टॉयलेट को जाने की इच्छा होती है। जैसे टिपिकल गृहिणी का जो एक लक्षण है वो आपको हाइपरथायरॉइड में दिखाई देता है। दूसरी बात है हाइपरथायरॉइड में एक्सेसिव स्वेटिंग, जो हाइपो में अगर ओबेस पर्सन है तो ही दिखाई देता है, अदरवाइज वो एक्सेसिव स्वेटिंग इसमें इतना नहीं दिखाई देता। देन हाइपरथायरॉइड में आपको ट्रेमर्स दिखेंगे, पूरे ऐसे बॉडी शेक करती है। अब ऐसा भी हाथ रखने के लिए पेशेंट को बोलोगे तो ऐसे ऐसा हो जाता है। तो ये हाइपरथायरॉइड के टिपिकल लक्षण है। हाइपो में ट्रेमर्स या शिवरिंग नहीं दिखाई देती है। फिर आता है पाल्पिटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है। तो ये चीज़ हाइपर में दिखाई देती है। हाइपो में एबनॉर्मल ये चलता है, पल्सेशन चलता है, मतलब कभी कभी एकदम डर लगता है और कभी कभी अचानक से पल्पिटेशन महसूस होने लगता है, या नींद में रात में सोते हैं और अचानक से उनके हार्ट बीट बढ़ने लगते हैं। तो ये चीज़ आपको हाइपो में ज़्यादातर दिखता है। अभी दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए साइमल्टेनियस दोनों चीज़ें चल रही है। तो पीसीओएस में भी लगभग थायराइड की जैसे ही कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जैसे वेट गेन है, स्किन ड्राइनेस, बॉडी ड्राई होती है, लेकिन फेस जो है वो ऑयली रहता है, पिंपल्स ज़्यादा आने लगते हैं, हेयर फॉल रहता है, या मुंह के फेशियल हेयर्स जो है उनमें ग्रोथ ज़्यादा आपको दिखाई देती है। फिर उनके बीपी में फ्लक्चुएशन दिखाई देता है। डार्कनेस ऑफ स्किन बॉडी ड्राई होने की वजह से डार्कनेस ऑफ स्किन दिखता है, मतलब यहाँ पे वो ब्लैक पैच टिपिकल आपको दिखाई देता है। पिगमेंटेशन भी दिखते हैं, डिप्रेशन रहता है, मूड स्विंग्स भी रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेनफुल पीरियड्स रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जिनको पीसीओएस है या अभी पता भी नहीं है पीसीओएस है, लेकिन अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है पेनफुल मेंसेस की, जैसे उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम में अगर उसको पेट दर्द, कमर दर्द कुछ भी दिखाई देता है, या ब्रेस्ट में हेवीनेस होना, दर्द होना, तो आपने बाकी डिटेल हिस्ट्री भी लेनी है, क्योंकि उसमें आपको उसका फ्लो कितने दिन तक जाता है, क्लॉट्स रहते हैं कि नहीं है, वाइट डिस्चार्ज रहता है कि नहीं है, उसको फाउल स्मेल आता है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें पेशेंट से पूछ के फिर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या देना है आपने डिसाइड करना। तो पीसीओएस में पेनफुल मेंस्ट्रुएशन रहते हैं, 2-2 दिन तक जो वर्किंग है उनको 2-2, 3-3 दिन तक लीव लेनी पड़ती है हर महीने में, इतना ज़्यादा पेनफुल रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पीसीओएस के पेशेंट में दिखाई देती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारे सिम्टम, बहुत से सिम्टम थायराइड में भी मेल खाते हैं। तो ये हम ऐसा बोलते हैं एक ही सिक्के के दो बाजू है। तो आपने जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम दिखते हैं पेशेंट में, तो आपने थायराइड भी चेक करवाना है और यूएसजी भी करवानी है। फिर अगर उसमें कुछ निकल आता है तो हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये जो है ये टिपिकल पिक्चर है एक्चुअल कंडीशन ऑफ थायराइड पेशेंट्स। बहुत बार अगर आप पेशेंट से मिलते हो, आपके सामने पेशेंट आते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हाइपोथायराइड के पेशेंट में स्पेसिफिकली कि पेशेंट टैबलेट ले रहा है, फॉर एग्जांपल 25 की गोली ले रहा है, 25 माइक्रोग्राम एमसीजी, तो टैबलेट ले रहा है, टैबलेट लेने की वजह से रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। बहुत से पेशेंट ऐसे, बहुत से मतलब 100% पेशेंट ऐसे ही आते हैं कि एक तरफा मेडिसिन चल रही है, रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट ये जो मैंने अभी सारे सिम्टम बताए, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, एंजाइटी, थकान आना, नींद ठीक से नहीं होना, हेयर फॉल होना, वजन बढ़ना, बॉडी पेन करना, आलस आना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें उनमें भर भर के रहती है। मतलब हमारे जो केस पेपर है ना, वो लिखने के लिए जगह कम पड़ती है, इतने सारे उनमें कॉम्प्लिकेशन या कंप्लेंट्स रहती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो मॉडर्न का मेडिसिन है, जो थायरोक्सिन सोडियम,
तो ये जो है ये काम क्या करता है, थायरोक्सिन सोडियम इज नथिंग बट T4 हार्मोन, जो लैब में मैन्युअली तैयार करके आपको खिलाया जाता है, पेशेंट को खिलाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि T3 और T4 कम पड़ जाते हैं, बॉडी को कम पड़ जाते हैं, इसीलिए TSH की लेवल हमें बड़ी हुई दिखाई देती है। एक्चुअली TSH का डायरेक्टली कुछ भी रोल नहीं है, क्योंकि TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट्स लाइक अ बॉस। और T3 T4 जो है वो वर्कर्स है। अगर ये दोनों वर्कर्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि बॉस हाइपर हो जाएगा, चिढ़ जाएगा, तो TSH बढ़ जाता है। तो जब TSH बढ़ जाता है तो उसे हाइपोथायराइड कहते हैं। TSH जब कम हो जाता है तो उसे हाइपरथायराइड कहते हैं। ठीक है, हाइपो जब TSH बढ़ जाता है तब, और TSH जब कम हो जाता है तब उसे हाइपरथायराइड कहते हैं। तो ये हम रिपोर्ट वाइज देखें तो ये टैबलेट खाता है, रिपोर्ट सब नॉर्मल रहती है, सारी चीज़ें जैसे कि वैसे पड़ी रहती है। ये होता है क्योंकि हम उसको आर्टिफिशियली सप्लीमेंट की तरह दे रहे हैं। जैसे कि आप कैल्शियम कम है या आयरन कम है, फॉलिक एसिड की टैबलेट दी या कैल्शियम खाने के लिए बोल दिया, कुछ दिनों तक आराम रहेगा, लेकिन जब जैसे ही आप सप्लीमेंट बंद कर दोगे अगेन फिर से सारे सिम्टम आपको दिखाई देंगे। तो थायराइड के पेशेंट में भी सेम सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे TATC क्या करता है? TATC थायराइड रीएक्टिवेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन करना है। तो रीएक्टिवेट कैसे करना है? तो इंटरनल मेडिसिन और डिटॉक्सिफिकेशन के मतलब पंचकर्म के जो कुछ प्रोसीजर्स है वो करने से थायराइड रीएक्टिवेट हो जाता है। इंटरनल मेडिसिन से थायराइड रीएक्टिवेट हो जाता है। और जो पेशेंट कॉन्स्टेंटली मेडिकेशन ले रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रहे हैं, सिम्टम भी कुछ रिलीफ नहीं है, उल्टा बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे पेशेंट में विद इन 15 डेज उनके लगभग 50 to 60% कंप्लेंट्स कम हो जाते हैं और उनके रिपोर्ट में भी बदलाव आ जाता है और हम टैबलेट भी कम कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे काम नहीं करते हैं। हमें बहुत खुशी है कि हम ये हार्मोनल इम्बैलेंस के डिसीज के ऊपर नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट करके भी पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से फायदा देते हैं। तो इसीलिए हमने ये सारी चीजें मतलब अगर आप देखेंगे तो थायराइड यहाँ पे लोकेट है, राइट? सिर्फ ये ग्लैंड और यहाँ से निकलने वाले 2 हार्मोन्स इतना कुछ कर सकते हैं, पूरे बॉडी पे अफेक्ट कर सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि पहली ग्लैंड है पिट्यूटरी और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम्स जो है, सारे बॉडी सिस्टम्स जो है उनको रेगुलेट करते हैं। मतलब वो गैस्ट्रिक सिस्टम भी रेगुलेट कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी रेगुलेट कर रही है, हार्ट को भी मैनेज कर रही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी मॉनिटर कर रही है। तो एक चीज बिगड़ने से ये सारे सिस्टम के ऊपर उसका प्रभाव आ जाता है। तो ये हमारा ऐसा मानना है कि थायराइड अगर ये इतने सारे सिस्टम पे काम कर रहा है और अगर थायरोक्सिन सोडियम ये एक ही टैबलेट उसके ऊपर अगर काम नहीं कर रही है तो इसको एक सिंपल डिसीज करके बुलाना ठीक नहीं है, उसको एज अ सिंड्रोम करके बुलाना चाहिए। जैसे PCOD पहले था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज था, डिसीज एक डिसीज का नाम है, और जब हम सिंड्रोम बोलते हैं तो वो बहुत सारे कंप्लेंट्स या बहुत सारे लक्षण समुच्चय हम बोलेंगे उसको। तो लक्षण समुच्चय जब आता है तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो थायराइड में ये सारे लक्षण समुच्चय है, इट्स नॉट अ सिंगल डिसीज, इट्स अ लक्षण समुच्चय। सो इसे सिंड्रोम करके बुलाना चाहिए। ऐसा हमारा एक पेपर हमने पब्लिश करा था इंटरनेशनल जर्नल में और उसको अप्रूवल भी मिला था। उसमें आउट ऑफ 194 स्कोर था हमारे इस आर्टिकल को। तो ये था कुड थायराइड डिसऑर्डर बी बेटर अंडरस्टूड एंड डेल्ट एज अ थायराइड सिंड्रोम। सो मुझे लगता है कि ये आज नहीं होगा, लेकिन 2, 4, 5 साल के बाद डेफिनेटली ये होगा कि थायराइड इज अ सिंड्रोम, ऐसा यही लोग बोलेंगे। और हमें बहुत खुशी है कि ऐसी सोच देने वाले आयुर्वेद के बंदे पहले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए।
तो ये सारी जो मैंने इन्वेस्टिगेशन बताई अभी थायराइड में टीएफटी, थायराइड फंक्शन टेस्ट और थायराइड एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या है, तो अभी हम देख रहे हैं, पहले इतने नहीं थे लेकिन अभी थायराइड एंटीबॉडीज बहुत सारे पेशेंट में पॉजिटिव आ रही है, ऑटो इम्यूनिटी दिखाई दे रही है। एंटीबॉडीज अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसको हम ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं, और अगर एंटीबॉडीज निगेटिव आते हैं तो सिर्फ थायराइड डिसऑर्डर होता है। तो ऑटो इम्यून थायराइड डिसऑर्डर मतलब क्या है कि मतलब ये सारी चीज़ें मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन अब फर्स्ट ईयर के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे ही कुछ बॉडी के ह्यूमन सिस्टम हमारे बॉडी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, तो हम उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो जैसे हम अभी कोविड आके गया तो कोविड के एंटीबॉडीज हम चेक करते हैं, चेक किए होंगे आपने। तो ये क्या है कि हमारे शरीर में अगर फिर से हमें कोविड के होने के चांसेस है क्या, तो है। तो अगर फिर से होते हैं तो हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट लगने के लिए कुछ एंटीबॉडीज पहले से ही तैयार हो तो हम उससे लड़ पाएंगे। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं। वैसे थायराइड एंटीबॉडीज भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सिम्टोमेटिकली आप थायराइड के सारे लक्षण दिखाई देते हैं, पेशेंट में सब लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप उनका टीएफटी करा लोगे तो रिपोर्ट सब नॉर्मल आएंगे। लेकिन वजन बढ़ना, मूड स्विंग्स, इरिटेशन, फिर थकान आना, हेयरफॉल होना, ऑस्टियोपोरोसिटी, ये सारी चीज़ें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो ये सारी चीज़ें आप में दिखाई देती है लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल रहते हैं। तो उसमें एंटी थायराइड एंटीबॉडीज आपने ज़रूर चेक करवानी चाहिए, ताकि अगर आपको पता चले कि ऑटो इम्यूनिटी है भी या नहीं है। क्योंकि उसको बहुत बार हम सब क्लिनिकल थायराइड के नाम से पुकारते हैं, जहाँ पे थायरोक्सिन या एलोपैथी की मेडिसिन नहीं चलती है, लेकिन तब हम ऐसे पेशेंट को अच्छी हैप्पी लाइफ आयुर्वेद के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। अभी तक हमने यही सब देखा कि थायराइड या ये सब हार्मोनल डिसऑर्डर्स हमारे लाइफ पे कैसे अफेक्ट करते हैं। तो डिप्रेशन रहता है, शेम एंड गिल्ट, क्योंकि वजन इतना ज़्यादा बढ़ता है कि आप सोशली ठीक से अप्रोच नहीं होते या हेजिटेट करते हो कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, या किसी ओकेजन में जाना है, किसी पार्टी में जाना है, ये ड्रेस फिट नहीं होगी, और अगर होती भी है तो कोई क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली आ जाती है। तो गिल्ट एंड शेम ये दोनों चीज़ें दिखाई देती है। तो इसलिए सोशल अपीयरेंस जो है वो इन पेशेंट का बहुत कम दिखाई देता है। सोशल वर्क आइसोलेशन, यही बात सेम चीज़ आती है कि अगर आप किसी ऑफिस में भी काम करते हो तो अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं तो बिकॉज ऑफ हाइपर होना, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ होना या ठीक से बर्ताव ना करना, तो ये भी आपको सोशल वर्क आइसोलेशन में डालता है। फिर लोअर वर्क अचीवमेंट, जो आप पहले 100% करते थे तो आपकी अभी वर्क एबिलिटी कम हो गई, तो उसका डिप्रेशन भी आने लगता है बाद में। मतलब ये जो है वो दुष्ट चक्र बोलते हैं ना, वैसे है। तो आप इसमें से बाहर ही नहीं निकल पाते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, तो हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज, डाइजेस्टिव इशू, सर्टन कैंसर्स, अर्थराइटिस, इनफर्टिलिटी। जो मैंने यहाँ पे बोला कि थायराइड का जो नाम है वो एक्रोनिम है और वो किस तरीके से इंटरलिंक है ये आप जान सकते हो। तो हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन बहुत बार ऐसा होता है कि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, मतलब बहुत बार हमारा इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो आपको B12 की कमी हो जाती है, विटामिन D की कमी हो जाती है और बहुत सारे न्यूट्रिशनल चीज़ों की कमी हो जाती है। विटामिन B12 कम हो जाता है तो सिस्टीन जो है तो वो बढ़ जाता है, होमोसिस्टीन की रेंज बढ़ जाती है। होमोसिस्टीन जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा आपका BP बढ़ जाता है, आपको हाइपरटेंशन के चांसेस हो जाते हैं। हाइपरटेंशन होने की वजह से आपको हार्ट डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सेम आपके कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी आगे चल के आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होके हार्ट डिसीज के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
हालांकि अभी अभी का रिपोर्ट ऐसा है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू हार्ट अटैक, बट फिर भी हम उस धोखे को बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से हैं। और ये बाकी चीज़ें तो आपको अभी तक पता ही चल गई होगी। नेक्स्ट, और ये है HRT मतलब हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। PCOS के बारे में अगर आप जान लोगे तो इसमें क्या रहता है कि डिलेड मेंसेस, मतलब ऐसे भी है कि अगर टैबलेट आप लेते नहीं हो, हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो एक साल तक मेंसेस नहीं आए हैं। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं। लेकिन क्या होता है कि ये हार्मोनल ट्रीटमेंट या हार्मोनल पिल्स जो है, जो 21 डेज का यूजुअली दिया जाता है कोर्स करने के लिए, पेशेंट को लगता है कि हाँ ये लेने से मुझे मेंसेस आ गए तो मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये 3-4 महीना लेते हैं, ठीक आ जाता है, फिर 1 आध महीना विदाउट मेडिसिन भी ठीक आ जाता है, लेकिन फिर से जैसे थे यही सिचुएशन रहती है। ये हार्मोनल पिल्स क्या रहती है? ये हार्मोनल पिल्स रहती है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। और एथिकली, साइंस एथिकली, हमारे साइंस से अनुषंगिक, पहले पहला बच्चा होने के पहले आपने ये ऐसे HRT नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यूजुअली बहुत सारे मतलब 100% या 99% डॉक्टर्स यही टैबलेट्स प्रिस्क्राइब करते हैं हर एक PCOD के पेशेंट में, और बाद में आगे चल के PCOD का कॉम्प्लिकेशन लेके इनफर्टिलिटी का इशू लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन पेशेंट्स को भी बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए रहता है, और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि हाँ पेशेंट अगर रिजल्ट आया तो ज़्यादा पेशेंट आएंगे, ज़्यादा पेशेंट आएंगे तो ज़्यादा इनकम होगा। इस चक्कर में ना ऐसे अनइथिकल चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बहुत मतलब एक नहीं बहुत सारी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो कोई भी एलोपैथी डॉक्टर अगर ऐसा करता है या आपके किसी नज़दीक वाले ने ऐसा कुछ लिया है तो उनको प्लीज़ अवेयर कर देना कि ऐसा कुछ ना करें। नेक्स्ट, उसके आगे चल के भी आपको ल्यूकेरिया, वाइट डिस्चार्ज के प्रॉब्लम्स, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हेवी ब्लीडिंग के भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, इनफर्टिलिटी तो है ही, चांसेस ऑफ कैंसर और इम्पेयर्ड मेंटल वेलबींग, ये सारी चीज़ें उसी में आती हैं। अभी ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, ये हाइपोथायराइड के अभी जो चल रही है वो ट्रीटमेंट है। उसमें है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो मैंने अभी कहा कि थायरोक्सिन सोडियम इज कंटेंट ऑफ द ड्रग, वो कोई भी हो सकता है, थायरोक्सिन हो सकती है, थायरोनॉन हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। तो ये है हार्मोन रिप्लेस किया जा रहा है, आपको T4 हार्मोन कम पड़ रहा है, T4 हार्मोन आपको रेडीमेड दिया जा रहा है सप्लीमेंट के तौर पे, और वो आपको लाइफ स्पैन लेना है। फिर हाइपर में क्या होता है आजकल, तो हाइपर एक्टिविटी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि उनको पहला सजेशन दिया जाता है कि आपका ग्लैंड ही निकाल दो, तो ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस टाइप में सजेशन मिलते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लो कि अगर ग्लैंड ही निकल जाए तो आपके पास हार्मोन कहाँ से आएगा? आपको तो बिल्कुल हार्मोन ही नहीं है ना। तो तब ये पेशेंट जो है वो टोटली लैंड करते हैं हाइपोथायरॉइड में। तो हाइपोथायरॉइड फिर से मतलब आप हाइपरथायरॉइड से उठ के हाइपरथायरॉइड में कन्वर्ट हो जाते हो। इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट। आयुर्वेद क्या कहता है, चिकित्सा इति धातु साम्य क्रिया। तो ये होना चाहिए, ना कि एक डिसीज से लेके दूसरे डिसीज में गिर जाना। ठीक है। दूसरा रहता है रेडियो एक्टिव आयोडीन, मतलब एक छोटा ये रहता है अनुस्फोट हम बोल सकते हैं, या छोटा लो मात्रा में कीमो जैसा थेरेपी। वो टैबलेट लेनी रहती है। वो लेने के बाद पेशेंट 4 से 5 दिन आइसोलेट हो जाता है, किसी भी नॉर्मल व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट नॉर्मल पर्सन पे भी आ सकता है। इसलिए तो मान लो कि अगर उसने खाए हुए टैबलेट का इम्पैक्ट जो आजू बाजू लोग हैं उन पे आ सकता है, तो पेशेंट के खुद के शरीर पे कितना आ सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ हाँ मुझे टारगेट है थायराइड के ऊपर काम करना है, उतना ही करेंगे और वापस निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो
पूरे बॉडी पे उसका गंदा इफेक्ट आ जाता है। मतलब हमारे पास एक बच्चा आया था 26 या 7 ईयर्स का था, और उसने करीब 13 साल का जब था तब उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फर्टाइल एज में रेडियो एक्टिव आयोडीन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस 100% है। तो उसके 1 साल पहले ही शादी हुई थी और उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम था। तो ये बंदे को ये बाकी कितने भी कुछ भी चीज़ें कर दो, लेकिन ये चीज़ जो है, जिस रेडियो एक्टिव आयोडीन का जो साइड इफेक्ट है, वो कभी भी किसी भी तरीके से उसको कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी चीज़ें मॉडर्न में होती है और उसके परिणाम लोगों को बहुत बार लाइफ टाइम तक भुगतने पड़ते हैं। और तीसरा पार्ट है कि एंटी थायराइड हार्मोन के पिल्स दिए जाते हैं। मतलब जैसे सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हार्मोन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, तो जब वो ब्लड स्ट्रीम में आता है तो उसमें उसको ब्लड स्ट्रीम में ही कट ऑफ करना है एंटी थायराइड हार्मोन। तो इससे क्या होता है, सिर्फ ब्लड में एक्सेसिव जो हार्मोन आया हुआ है उसको सिर्फ कट ऑफ किया जाता है, लेकिन यहाँ से जो नल छूटा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, उसको बंद करने की कोई तकलीफ नहीं ले रहा है, या वो क्यों इतना ज़्यादा आ रहा है इसके बारे में कोई सोच नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के माध्यम से हम कर रहे हैं, और मुझे इस मौके पे बताना बहुत ज़रूरी लग रहा है कि हाइपरथायरॉयड के पेशेंट्स टीएटीसी में ठीक होने का रेट 95 to 98% है। 100% नहीं बोल सकते क्योंकि साइंस के कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, लेकिन ये सारे पेशेंट्स हाइपरथायरॉयड के पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, और ना वो हाइपोथायरॉयड में है ना हाइपरथायरॉयड में है, पूरी तरीके से ऑलराइट है विदाउट मेडिकेशन। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आयुर्वेद के माध्यम से हो सकती है, और हाइपरथायरॉयड के 2 मेडिसिन अपने पेटेंट पब्लिश भी हो चुके हैं। तो हाइपरथायरॉयड के लिए मॉडर्न में एक भी मेडिसिन नहीं है, और हमारे आयुर्वेद में 2 मेडिसिन पेटेंट भी हो चुके हैं। ये फ्लॉस तो अभी हमने देख लिए कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेना पड़ता है, सपोर्ट ऑफ आर्टिफिशियल हार्मोन लेना पड़ता है, नेवर इम्प्रूव्स ग्लैंड, मेक्स ग्लैंड लेजी, लीडिंग मोर माल फंक्शनिंग, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन एक्सेप्ट। सेकेंड, ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के सारे फ्लॉस हमने अभी डिस्कस कर लिए। अभी आयुर्वेद का अप्रोच बता रहे हैं। अभी सर से बात हो रही थी, या सर ने जो चरक के बारे में कुछ बताया, तो उसमें भी यही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को आपने कुछ लेबल ही करना चाहिए। ठीक है, किसी भी डिसीज़ को या कोई भी चीज़ को अपने नाम देना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। आप उसको पहले समझ लो। जैसे मैंने कहा कि पुरुषम पुरुषम वीक्षण, वैसे ही हर एक वैद्य जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा है, शायद अगर मैं किसी थायराइड पेशेंट को शायद मैं कवच पांडु बोल दूं या सिर्फ पांडु बोल दूं, अगर मुझे वो पेशेंट पांडु का लग रहा है और मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ, उसको रिजल्ट मिल रहा है, तो वो पांडु का हो गया। अगर मैं सिर्फ गृहिणी सोच के उसको ट्रीट कर रही हूँ, उसको अगर गृहिणी से ही मतलब उसी मेडिकेशन से ही उसको रिलीफ मिल रहा है, तो गृहिणी का पेशेंट हो गया। हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको थायराइड बोले या कुछ बोले, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। हमें हमारे क्लिनिक में हम हर थायराइड पेशेंट के, चाहे वो हाइपो हो या हाइपर हो, हर एवरी मंथ उनके रिपोर्ट करवा लेते हैं, T3, T4 और TSH। क्योंकि होता क्या है, मॉडर्न वालों के सामने जब आप आयुर्वेद को लेके जाओगे, जब आप वात पित्त कफ की बात करोगे, पहले तो ये है कि ये चीज़ें दिखाओ, उनके पैरामीटर्स कैसे आप तय करोगे? नहीं है हमारे पास पैरामीटर्स। हम किस धरती पे उनको प्रूव कर देंगे कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? तो इसीलिए हमारे पास रिपोर्ट होनी चाहिए। बाकी जो कंप्लेंट्स रहते हैं हमारे पास केस पेपर, उसके डिटेलिंग रहते हैं। प्रीवियस और अभी के जो रिपोर्ट है उनमें आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, कंप्लेंट्स में आप चेंजेस दिखाई देते हैं। आप लिख लो ना, मतलब पहले अगर मूड स्विंग कितने थे, 3++ थे, अभी पर 15 डेज के फॉलोअप के लिए आया है तो कितने हैं, 1+ है। तो यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है ना, तो रिपोर्ट में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी वैसे वैसे डोज जो है
वो टेपर ऑफ हो जाता है। मतलब अगर 100 की गोली ले रहे हो, 100 की गोली लेने से भी आपको इतने सारे कंप्लेंट थे, अभी कंप्लेंट कम हो गए और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो हम 100 से उसको 75 पे लेके आते हैं। अगर 75 पे पेशेंट बेटर फील कर रहा है, उसको कोई कंप्लेंट भी नहीं है, दैट मीन्स कि हमने हमारे थायराइड ग्लैंड को रिएक्टिव करना शुरू कर दिया है। मतलब 100% जो उस टैबलेट पे रिलाय था वो 75 पे आ गया, मतलब 25% हमने इम्प्रूवमेंट कर ली। जज कर लो, उनके कुछ पैरामीटर्स है उसमें उसको बिठा लो और अपने अपने केस प्रेजेंट कर लो। तो ये किस लिए चाहिए? ये हमें दुनिया को दिखाने के लिए भी चाहिए कि हाँ, ये आयुर्वेद से सब कुछ मुमकिन है, हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकिन आपने ज़रूर करनी चाहिए। तो बहुत सामान्य विशेष नीड्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप विथ बॉडी फॉर देयर फंक्शन। मतलब फिर से वही है कि पहले आपने लक्षण समुच्चय देखना है। अगर बहुत सारे पेशेंट में ऐसा रहता है कि रक्ताल्पता दिखाई देता है, ठीक है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते थकान लगती है या क्रैम्प आने लगते हैं, रात को सोते समय भी क्रैम्प आने लगते हैं। तो ऐसे चीज़ें जब आपको दिखाई दे रही है तो आपने पांडु को भी भूलना नहीं चाहिए। अगर पांडु देखते हो तो हिस्ट्री ले लो कि आपको कभी मिट्टी खाने की चाह होती है क्या, इच्छा होती है क्या, या कुछ पहले कभी ऐसे बचपन में वगैरह खाए हैं या प्रेगनेंसी में कभी खाए हैं। तो ऐसे चीज़ें आप पूछ लो, हिस्ट्री निकाल लो और फिर तय कर लो कि इसको हम क्या नाम दें, इसको कैसे लेबल करें, और उसी तरीके से उनके ट्रीटमेंट शुरू कर दो। कुछ कॉमन ड्रग्स है, मतलब थायराइड, जब थायराइड का नाम लेते हैं तो कॉमन ड्रग्स आते हैं जैसे कि कंचनर है, आरोग्यवर्धिनी है। ये चीज़ें हम अल्टीमेटली यूज़ कर सकते हैं, जो सारे कंडीशंस में यूज़ हो सकती है। शंखवटी जैसी चीज़ है, सूचेकर है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो यहाँ पे वात, पित्त और कफ तीनों दोष इन्वॉल्वमेंट देते हैं। मतलब अभी पूनम जी थी तो पूनम जी ने भी मुझे अभी कंप्लेंट बताया कि अभी खाने के 10 मिनट बाद ऐसे हेवी लगता है और पल्पिटेशन बढ़ जाता है। तो खाने के बाद क्या होता है, कफ बढ़ता है। पहले तो कफ प्रथम अवस्था में कफ की उत्पत्ति होकर उसका काम शुरू हो जाता है, तो उसी की वजह से। लेकिन वो अगर विकृत हो गया तो ये सारे सिम्टम दिखाई देंगे, हेवीनेस, डलनेस, ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो ऐसे में हमें कुछ ऐसी चीज़ें देनी है, ऐसे ड्रग ऑफ चॉइस होना चाहिए कि जो वहाँ पे पाचन का काम करे, पहले पाचन फिर दीपन का काम करे। तो ऐसी ड्रग ऑफ चॉइस अगर हम यूज़ करते हैं तो उनमें बहुत अच्छे तरीके के चेंजेस दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे फिर से इसमें इन्वॉल्व क्या क्या आता है, तो अग्नि, पहले जो हमने ग्रहणी, अग्नि, ये सारी चीज़ें हम सुबह से बात कर रहे हैं। दूसरा है निद्रा। अगर आपको प्रॉपर ठीक से नींद होती है तो आपके सारे सिस्टम्स अच्छे वर्क कर लेते हैं। ग्रहणी का हो गया। यकृत, लीवर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि T3, T4 जब हम देखते हैं थायराइड के जो हार्मोन्स हैं, T4 100% थायराइड ग्लैंड से निकलता है, लेकिन T3 ना 20% ही थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो फिर बाकी 80% कहाँ होता है? तो बाकी 80% जो है वो जब वो ब्लड स्ट्रीम में T4 आता है तो वहाँ पे उसका कन्वर्जन जो है वो T3 में हो जाता है। वो कहाँ हो जाता है? तो वो लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज और लीवर में हो जाता है। तो इसीलिए ये तीन ऑर्गन्स भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम थायराइड को देखते हैं। तो 80% T3 ये इन तीनों में कन्वर्ट हो जाता है, T4 से कन्वर्जन होकर T3 में परिवर्तित हो जाता है। और रक्त धातु, रस भी है, रस दूषित होता है तभी तो रक्त को बिगड़ता है, रक्त बिगड़ता है जैसे जैसे एक एक धातु की विकृति करते हुए चला जाता है। इसलिए हमें थायराइड में सार्वजनिक लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। ये थोड़ा मैं बहुत जल्दी में आई तो कंपाइल नहीं हुआ, तो दोनों रेफरेंसेस के लिए मैं दूसरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देती हूँ। तो ये जो है स्पेसिफिकली PCOS के लिए है, मतलब हमारे ग्रंथों में PCOS का भी कहीं उल्लेख नहीं है।
लेकिन जैसे हम थायराइड के बारे में देखते हैं ना, वैसे ही पीसीओएस के बारे में भी देखने चाहिए। ये लक्षण समझिए, आपको योनि व्यापक तो है ना हमारे थर्ड ईयर संहिता में। में। यस मैम। तो योनि व्यापक को भी आप देख लोगे तो वहाँ भी आपको पीसीओएस के कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। वैसे ही कुछ सिम्टम्स कुछ कंपाइलेशन है जहाँ पे आप उसके रेफरेंसेस देख सकते हो। ये तो आप सबको पता है, मतलब नॉर्मल ओवरी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे फॉलिकल्स ओवरीज में तैयार होते हैं, लेकिन उसका रप्चर जो है, मैच्योर होना और रप्चर होना जो है वो नहीं होता है। तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम जैसा कंडीशन होता है, सारे इकट्ठे मिल जाते हैं और ओवरीज तक स्वोलन हो जाती है, सूज जाती है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। अगर आप सोनोग्राफी में पीसीओएस की सोनोग्राफी में देखेंगे तो उनके साइज बड़े हुए लगते हैं, जो नॉर्मल जितने सीसी चाहिए उससे भी कई ज़्यादा बड़े हुए दिखते हैं। Polycystic ovarian syndrome is the most common disorder in women of reproductive age as well as premenopausal age. This is a type of endocrine disorder which involves an ovulation, hirsutism, irregular and painful menstrual cycle, amenorrhea, and having a small cyst in the ovaries. 1 in every 4 couples in developing countries had been found to be affected by infertility. जो मैंने अभी कहा कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज अभी बढ़ रहे हैं, तो उसमें पीसीओएस का रोल भी बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मुझे याद आई और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अभी ये हम सैनिटरी नैपकिन्स के बहुत सारे एड्स देखते हैं और मतलब ड्यूरिंग मेंसेस आप कैसे भी उछल सकते हो, कूद सकते हो, जो भी बताते हैं वो सारा गलत है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद ने ये जब मेंस्ट्रुएशन चलता है तब कुछ नियम दिए हुए हैं, आपको याद है कि आपने मतलब जब मेंस्ट्रुएशन चलता है तो गर्भशैया पे सोना है, माटी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में खाना खाना है। ऐसा क्यों बताया होगा, कुछ आप बता सकते हो? कुछ आइडिया, कुछ गेस? वो चीज़ नहीं है एक्चुअली। कुछ हद तक ट्रैक पे आ रहे हो, लेकिन फिर भी उतना पित्त नहीं, ट्रैक पे आ रहे हो लेकिन सही दिशा पे नहीं। अच्छा चलो ठीक है, एक बात बताए, अगर हमें कट हो जाता है कहीं पे भी तो पहली चीज़ क्या होती है? ब्लीड होती है ना। तो जब मेंस्ट्रुएशन चलता रहता है, ब्लीडिंग होता रहता है, दैट मीन्स कि यूट्रस जो है वो वुंडेड है ना, व्रणित है वो। और व्रण की चिकित्सा में क्या है? पहला स्तंभन। स्तंभन स्तंभन नहीं है, पहले तो ये है, स्तंभन एक चीज है, लेकिन पहले हमें करना है उसको लंघन, क्योंकि कफ का विचार तो आप भूल ही गए, पित्त बोल रहे हो, सब बोल रहे हो, कफ का भी विचार करना चाहिए ना, है ना। तो पहले है मतलब जब व्रणित होता है या कभी भी किसी भी प्रकार की चीज ऊंड है और वो हील नहीं हो रही है, तो पहले हम राइस बंद करने के लिए बोलते हैं। क्यों? वो कफ खिन्नता वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अगर जल्दी हील होना है तो वो खिन्नता हमें नहीं चाहिए। इसलिए अभी क्या होता है, जब मैंने पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के बारे में बोला तब बोला कि 2-3 दिन तक कुछ महिलाओं को लीव लेनी पड़ती है, इतना दर्द। लीव लेके वो क्या करती हैं? आराम से गद्दे पे सो जाती हैं, है ना, दिन भर टीवी देखना, आराम से गद्दे पे सो जाना, उससे कफ और ज़्यादा बढ़ता है। और जो ऐसे उछल कूद करके आप जो चीज़ दिखा रहे हो ना कि देखो ये फ्रीडम है, ये फ्रीडम नहीं है। लेकिन जो पुराने ज़माने में उस महिला को 2 से 3 दिन या 4 दिन ऐसे बाहर अलग से बिठाते थे, उसको कुछ काम नहीं करने देते थे, तो ये साइंटिफिकली हमें उसको देखना चाहिए। ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पे उसको पूरी तरीके से आराम मिलनी चाहिए। व्रणित है गर्भाशय, तो वो गर्भाशय अगर अच्छे से हील नहीं होगा
तो उसका वर्किंग भी उतना अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए पहले के ज़माने में ये पीसीओडी वगैरह की चीज़ें दिखाई भी नहीं देती थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा मात्रा में, मतलब 11-12 साल के बच्चों में भी दिखाई दे रही। तो ऐसे हमारे कुछ गलत क्या थिंकिंग या कुछ हमने अज़म किया है कि ऐसा नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, या मॉडर्न ज़माने की लड़की है, ये वो सारी चीज़ें ये गलत है। हमें साइंटिफिकली देखना है। गर्भाशय पे सोने के लिए बोला है तो हम तब वात कम करना है। वात के सारे तेल अगर योनि व्यापक में आते हैं तो वो क्यों आते हैं? नहीं वाता द्रुतो योनि ही नारेणम संप्रदुष्यति। वात के बिना नारी में कोई भी गड़बड़ाहट या गर्भाशय से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। और हम हमेशा देखते हैं कि फीमेल्स में ज़्यादातर वात के डिसीजेस या वात के कंप्लेक्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? तो आप अगर पेल्विक का जो साइज या शेप अगर आप देखते हैं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए या इजी चाइल्ड बर्थ के लिए पेल्विक जो गर्डल है वो बड़ा रहता है, और उसकी वजह से वहाँ पे वात का स्थान क्या है ना? सोच लो फिर से, वहाँ पे वात का स्थान ज़्यादा है। फिर हमारे पास एक आशय और ज़्यादा है देन मेल। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जहाँ पे आशय है वहाँ पे फिर से वात बढ़ा हुआ है। तो ये वात के बिना कोई भी चीज़, कोई भी कंप्लेंट फीमेल्स में नहीं हो सकती। इसलिए हमें वात को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है। तो इसीलिए वात और कफ ये दोनों कंट्रोल रहने के लिए हम ये सारी चीज़ें, ये रेजिमेंट जो भी बताया हुआ है वो हमें फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर पे ही बैठे रहो, लेकिन ऐसे गलत चीज़ें तो बिल्कुल मत फॉलो करो। पीसीओएस ये बताना जरूरी है? आगे चलो। अभी ये पीसीओएस और इसके बारे में हमें क्यों जानना है? तो ये आगे चल के इनफर्टिलिटी में अफेक्ट करता है, या हमारे पूरे बॉडी के ऊपर अफेक्ट करता है। इसलिए हमें इसको कंट्रोल में रखना या उसको अच्छे तरीके से ठीक करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। According to Ayurveda, PCOS is caused by the imbalance of three doshas, in which aggravated kapha affects the function of Vata and Pitta, by which रसा एंड रक्त धातु गेट अफेक्टेड। यहाँ पे धातुओं का अगर इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो रस एंड रक्त धातु है, गेट अफेक्टेड विथ फॉर्मिंग ऑफ आमा इन वीकर चैनल्स ऑफ बॉडी अफेक्टिंग आर्तव स्रोतस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इन फीमेल्स, राइट? तो तीनों दोष उतने ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी कफ और वात जो है वो ज़्यादा मायने रखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, वात इज द मोस्ट पॉजिटिव दोष इन ऑल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मैंने अभी कहा, नहीं वाता द्रुतो योनि नारेणाम संप्रदुष्यति। तो ये जो श्लोक है वो चरक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट, आचार्य हरित, इसका जो रेफरेंस है ना एक्चुअली वो हरित संहिता में मिलता है, रेवती कल्पाध्याय में। रेवती कल्पाध्याय उसमें जो रेवती बताई है, उनके टाइप्स जो पता है, उसमें पहला है पुष्पग्नि रेवती, जिसको हम अभी के हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर आप उसके सिम्टम वगैरह देखेंगे तो अनओवुलेटरी मेंस्ट्रुएशन, ओबेसिटी प्लस मिसोजिनी। तो ये सारी चीज़ें आपको पुष्पग्नि रेवती में दिखाई देंगी, जो हमें पीसीओएस के सिम्टम में दिखाई देते हैं। फिर शुष्क रेवती, प्राइमरी एमेनोरिया, मतलब जब मैंने कहा कि 10-11 साल के बाद भी अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं और हम चेक करते हैं तो उनमें पीसीओडी दिखाई देता है। तो उस वक्त उन आचार्यों ने ये सब लिख के रखा है। कटम्बरा रेवती, सेकेंडरी एमेनोरिया, मतलब मेनर के शुरू हो गया लेकिन कुछ महीने ठीक से आ रहा है, फिर उसके बाद जो डिस्टर्ब है, मतलब 6 महीने, साल, 1.5 साल ऐसे तक चला जाता है। चौथा है विकृत रेवती, इरेग्युलर मेंसेस, अगेन दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर, मतलब कभी कभी डिले होते हैं, 1.5-2 महीने बाद मेंसेस आते हैं तो कभी कभी स्कैंटी फ्लो हो जाता है, कभी कभी हेवी ब्लीडिंग हो जाती है,
मतलब 15 दिन 20 दिन तक ब्लीडिंग चलती रहती है, तो इसमें क्या हो जाता है, फिर से ब्लड लॉस होने के कारण थकान आ जाती है, एज भी हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो सारी थकाने वाली जो सिम्टम है सब दिखाई देते हैं। Next. तो ये श्लोक है, वो सारे रेवती के जो श्लोक है ना, अगर आप चाहे तो इसके फोटो निकाल सकते हैं। शुष्क रेवती, पुष्पग्नि रेवती। नेक्स्ट, अभी ये सिम्टम्स हमने पहले ही देख चुके हैं। इसमें सिर्फ एडिशनल जो डैंड्रफ, एक्ने और फेस, स्किन डिस्कलरेशन, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, जो अभी इसने होपक के वक्त जो सीखा हमने क्यों होता है, तो वो बीमार गमन की वजह से होता है। तो इसीलिए रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन स्किन पे ड्राइनेस वैसे ही रहता है। तो जहाँ पे वो स्निग्धता आनी चाहिए स्किन के ऊपर, वो वहाँ न आकर रक्त में ही उसका सेचुरेशन बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल हमें ज़रूरी है, हाँ है, क्योंकि वो पैचिंग का काम करता है। जैसे हम देखते हैं रोड पे गड्ढे गिर जाते हैं, तो वहाँ पे गड्ढे बुझा दिए जाते हैं और डामर वगैरह डाल के, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल जो काम करता है, वो जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो जब खराब हो जाती है तो उनमें पैचिंग का काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमें ज़रूरी है, लेकिन कितने हद तक, जितना हमें चाहिए उतने हद तक। अगर वो ज़्यादा बढ़ जाता है तो कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है। नेक्स्ट, ये कुछ ये है स्टडी है, केस स्टडी। तो यहाँ पे हम पीसीओएस में पहले क्या करते हैं, तो विरेचन फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है पंचकर्म की, तो उसमें विरेचन है, क्योंकि पहले तो पीसीओएस में हर एक सारे पेशेंट में, मतलब थायराइड जैसा नहीं है कि कोई पेशेंट क्लीन रहता है, कोई ओबेज रहता है। पीसीओएस के हर एक पेशेंट ओबेज ही रहते हैं, मतलब कुछ 4 से 5% अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ओबेज रहते हैं। तो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है विरेचन, विरेको मॉन्सिनेदासी। तो विरेचन उसमें आप कोई भी घृतपान के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब आप अपराघृत से लेके धन्वंतर घृत तक सभी घृत यूज़ कर सकते हो। जैसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, मतलब बहुत डाइजेशन के वगैरह कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप सुधाघृत जैसे भी यूज़ कर सकते हो। और बाद में जैसे विरेचन होता है, उसके बाद हमें बस्ती और उत्तर बस्ती, ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और उत्तर बस्ती के 1 या 2 साइकिल में पीसीओडी पूरे चले जाते हैं, पूरा नॉर्मल हो जाता है। और अब तक के हमारे रिकॉर्ड में जिनके पीसीओडी पूरे ठीक हुए, उनमें फिर कभी भी रिकरेंस नहीं हुआ। इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें बस्ती और उत्तर बस्ती से मिल जाते हैं। और बस्ती क्यों यहाँ पे काम करेगा या उत्तर बस्ती क्यों काम करेगा, अभी कुछ आप बता सकते हो? अभी इतना हमने कुछ बोल दिया, आपने कुछ जान लिया। यस, अपान वायु अगर पिष्ट। यहाँ पे वात के सिवा कुछ नहीं है, तो उसको अगर हमें कंट्रोल करना है तो पहले बस्ती करना है, और उसके साथ स्थानिक के लिए हमें उत्तर बस्ती करना है। उत्तर बस्ती के लिए आप क्षार यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको चाहे तो आप दूसरा कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्षार तेल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन हाँ, उसकी मात्रा 2 से 3 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में उसको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट में कभी कभी ऐसा होता है कि पेन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट हाइपोवोलेमिक भी हो सकता है। तो 3 ml से ज़्यादा नहीं एक बार में। नेक्स्ट, तो ये हमारे केस स्टडीज के ये है एनालिसिस है, मतलब उसमें उनमें एफएसएच टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी चेंजेस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, 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 तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months ट्रीटमेंट पीरियड, highly significantly results were obtained in reducing pain during menses। मेंसेस के पेन कम हो जाते हैं।
इरेगुलरिटी जो है उसमें चेंजेस दिखाई देते हैं. सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स वेयर ऑब्टेन्ड इन फॉलिकुलर ग्रोथ ओवुलेशन में भी जिनमें इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं और अगर उसमें ओवुलेटरी स्टडी आप करते हो और MSF दिखाई देता है मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स इन बोथ साइड्स या एंडोमेट्रियम थिकनेस कम रहता है क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम थिकनेस आपका कम हो जाए या फॉलिकल अगर ठीक से बढ़ेगा नहीं या रप्चर नहीं होगा इन टाइम तो उसका रोल कुछ भी नहीं है 0% रोल है इसलिए इनफर्टिलिटी दिखाई देती है. तो अगर ये बस्ती और उत्तर बस्ती करते हैं तो ओवुलेशन भी अच्छे से हो जाता है एंडोमेट्रियम थिकनेस भी बढ़ जाता है. तो पीछे ओवुलेशन और एंडोमेट्रियम थिकनेस में भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं एंड बाकी सारे जो कंप्लेंट्स रहते हैं ओबेसिटी जैसे कि तो उसमें भी चेंजेस दिखाई देंगे. नेक्स्ट ये कुछ रिपोर्ट्स है पेशेंट के प्री एंड पोस्ट के. डेट आप पढ़ सकते हो हाँ जुलाई 2014 का. यहाँ का जो है वो मई का है. ये 2 महीने पहले किए और ये 2 महीने बाद किए मतलब आफ्टर ट्रीटमेंट जो बस्ती और उत्तर बस्ती का जो पार्ट मैंने बोला उसके बाद का. नेक्स्ट तो ये सारे ये नेक्स्ट तो ये थायराइड और PCOS दोनों भी हम आयुर्वेद के माध्यम से अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं अगर हम उसको ठीक से सही से जान लें. ठीक है लगता है आपको लेक्चर अच्छा लगा या जो भी मैं देना चाहती हूँ आपको शायद आप तक पहुँच गया है. सर के जितना क्या बोलेंगे अच्छी तरीके से नैरेटिव टाइप में मैं नहीं हूँ लेकिन जितना हो सके उतना कोशिश ज़रूर की है. बहुत अच्छा था मैम.